हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। इस लॉकडाउन के पीरियड को आप लोग बखूबी यूज कर रहे होगे। फालतू की एप्स एंड फालतू की वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट ना करें। एजुकेशन एंड अपने कंटेंट एंड कोर्स से रिलेटेड वीडियोस बार बार देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, मॉक्स लगाएं। आने वाले एग्जाम्स में अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बट वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। वो क्या है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ता रहता है तो हम लोगों का मोटिवेशन हाई रहता है, और बढ़िया चमकदार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन एकदम हाई चाहिए होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन करते रहिए, फ्री है, और इसी तरीके से चकाचक वीडियोस लेते जाइए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। पूरी कहानी है इन रेगुलेटिंग एक्ट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हम डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट्स, ये चार्टर एक्ट्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कंफ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन सही ना करने का सबसे बड़ा रीजन रहता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट की सीरीज को। एक एक एक्ट को बहुत बारीकी से देखेंगे। अब इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि दूर दूर तक आपको कंफ्यूजन ना रहे इन रेगुलेटिंग एक्ट्स को। ये सारे एक्ट एक दूसरे से बेहद अलग हैं। अगर वो चीज हम समझ लेते हैं कि कैसे अलग है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है इन सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स को मेमोराइज करने में, और इनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है उसको सॉल्व करने में। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये समझते हैं ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत में अपनी धाक कैसे जमाई। तो दोस्तों, आपको ये याद होगा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1757 एंड 1764 में अंग्रेजों ने इन दो बैटलों को जीत लिया था। इन दोनों बैटल्स के बारे में अलग से वीडियोस रहेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके साथ हमें टाइमलाइंस पे भी नजर रखना है, टाइमलाइन भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। 1757 रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ठीक 100 साल पहले हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, उसमें जीते थे अंग्रेज। उसके बाद 7 साल के बाद प्लस 7 ईयर्स आती है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसमें भी अंग्रेजों ने बाजी मार ली थी। अब भारत में एक तरीके से अंग्रेजों का दबदबा कायम हो चुका था। ये वो समय है, इस टाइम पे अंग्रेज आए तो थे एज ट्रेडर्स, बट इन दोनों वॉर्स में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में, इनके जो रोल रहे थे उसके बाद उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि हम लोगों के इंटेंशंस ठीक नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके नहीं मानेंगे, हम कुछ और भी चाहते हैं। अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट्स की हिस्ट्री अगर डिस्कस हो रही है तो हमें एक डेट याद होनी चाहिए, 1858। 1857 के ठीक एक साल बाद। अब सीधी सी बात है, 1857 में इतना बड़ा धमाका हम भारतीयों ने कर दिया था, तो उसके बाद अंग्रेजों को कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना था। तो 1858 एक डिसाइडिंग डेट बन जाती है। 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती, ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को लेके। 1858 के बाद इंडिया कम्स अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लेती है। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था डुअल गवर्नमेंट का। ठीक है, दो गवर्नमेंट, मतलब जो भी बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो गवर्नमेंट की बॉडीज सेपरेटली हैंडल करती थी। पूरा का पूरा बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन दो बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज के अंडर हैंडल होता था। पहली थी दीवानी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी कब हासिल करी थी, जरा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। दीवानी एक गवर्नमेंट बॉडी थी, दूसरी बॉडी का नाम था निजामत। अब दीवानी एक गवर्नमेंट बॉडी थी तो उसका कुछ एक रोल भी रहा होगा, तो सीधी सी बात है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर रोल था पैसा कमाना। तो उन्होंने पैसा कमाया, रेवेन्यू कलेक्शन, और उस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उनको दीवानी का राइट लेना था। पैसा एक चरम मुद्दा है, तो रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट अपने हाथ में रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का राइट्स हासिल करे, और रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी टैक्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र से या फिर किसी भी अलग रेवेन्यू स्ट्रीम से रेवेन्यू जनरेट होता था, वो सीधा का सीधा दीवानी के थ्रू कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा, जैसे कि बताया हमने, रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सेटल करी थी, तो दूसरी गवर्नमेंट का नाम था निजामत। निजामत का भी एक रोल था। अब पैसे का सारा लेन देन दीवानी हैंडल करती थी, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, वो आते थे निजामत के अंदर। और इनको हैंडल कौन करता था? नवाब्स। जो भी प्रिंसली स्टेट के नवाब्स थे, उनके पास एडमिन राइट्स थे
और उनको इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी मशीनरी को बोला जाता था निजामत। तो डुअल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, उसमें दो गवर्नमेंट बॉडी थी, एक थी दीवानी, दूसरी थी निजामत। दीवानी क्योंकि पैसे से रिलेटेड थी, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में लेके रखा था। निजामत एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स सारे के सारे नवाब्स को दिए गए थे। यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि डुअल गवर्नमेंट का रूल कैसे आया। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, 1765 से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी और कब तक चली थी ये आप जरा स्टडी करिए अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू या नेट के थ्रू, और मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कब तक डुअल गवर्नमेंट चली थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो स्थापित की गई थी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बोला, टाइमलाइन पर भी एक नजर रखे चलेंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे ठीक एक साल पहले 1772 में रॉबर्ट क्लाइव की हो गई थी छुट्टी, जो कि ओल्ड जीजी मतलब ओल्ड गवर्नर जनरल। अब रॉबर्ट क्लाइव की हो गई छुट्टी, तो उनको बदला गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब वॉरेन हेस्टिंग नए गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है, ठीक एक साल पहले 1772 में जो रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर जनरल थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उनको रिप्लेस करते हैं वॉरेन हेस्टिंग, जो कि नए गवर्नर जनरल के पद पे तैनात किए जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये एक रीजन था, मैंने आपको डुअल सिस्टम पहले पढ़ाया या पहले समझाया। तो जो रॉबर्ट, सीधे ये एक हमेशा से चलता चला जा रहा है, जो भी पुरानी गवर्नमेंट कुछ भी इनिशिएटिव लेती है, नई गवर्नमेंट आके उसे हटा देती है। इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव का जो प्रोसेस था, जो उन्होंने स्टार्ट किया था डुअल सिस्टम का, डुअल गवर्नमेंट का, उसे आके हटा दिया। ठीक है, ये याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग ने, किस गवर्नर जनरल ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एबॉलिश किया? आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। डुअल सिस्टम किसने स्टार्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पुराने गवर्नर जनरल, उनको रिप्लेस करा वॉरेन हेस्टिंग ने। आते ही उन्होंने डुअल सिस्टम एबॉलिश कर दिया। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो सेपरेट डिविजन्स थी, एक तो दीवान, एक वो दीवानी की तरह एक्ट करती थी, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अब रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही आ गया था, क्योंकि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉरेन हेस्टिंग ने एबॉलिश कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि दोनों की दोनों एक बहुत ही बड़े काम थे, जो हैंडल करने के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट में दो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज लगी हुई थी। अब वो गवर्नमेंट बॉडी एबॉलिश कर दी गई है, तो रेवेन्यू कलेक्शन को हैंडल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया कहां से था ये हमें क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए हमें ये चीजें याद भी नहीं रहती थी। अब क्योंकि निजामत का रोल एबॉलिश हो चुका था, तो रेवेन्यू कलेक्शन और दीवान दोनों के दोनों काम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई अब रेवेन्यू कलेक्शन भी करना है, दीवानी भी हैंडल करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी हैंडल करने हैं, तो हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन करना चाहिए। यहाँ पे आया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एस्टेब्लिश करा गया कलकत्ता में। इसका प्राइमरी रोल था टू सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन अब तक कौन करता था? पिछली स्लाइड में जाए, रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी राइट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, जो सुपरवाइज करता रेवेन्यू कलेक्शन को। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लियर है, 1772 में, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से एक साल पहले की बात है, पुराने गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल समाप्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग नए गवर्नर जनरल बन के आए। आते ही उन्होंने डुअल सिस्टम एबॉलिश कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक बहुत ही बड़ा काम था, जो इनका प्राइम मोटिव था भारत में आने का, उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। और कहाँ बनाया? कलकत्ता में। उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्राइम काम था रेवेन्यू कलेक्शन को सुपरवाइज करना। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि अब ये कहानी के थ्रू लिंक हो गई है, हमारे दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम टाइमलाइन फॉलो कर रहे थे, 1772 में क्या हुआ हमने देख लिया। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं। 1770 बंगाल में फमीन आया, भूखमरी पड़ी, बहुत लोग मर गए। ये हुआ कब? 1770 में। अब जो कि प्राइम सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। छोटे तमगे के लोग जो खेती करते थे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे और उस पर टैक्स देते थे। अब क्योंकि फमीन आ गई, बहुत लोग मर गए, लोगों का सूखा पड़ चुका है, खेती उतनी हुई नहीं, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है, पुअर रेवेन्यू कलेक्शन। 1770 में फमीन आया बंगाल में, उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा पुअर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा दारोमदार इसी रेवेन्यू कलेक्शन पे था। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा दारोमदार इसी रेवेन्यू कलेक्शन पे था, जो कि अब फमीन की वजह से पूरा गड़बड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की हालत में आ चुकी थी। इनके पास अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए भी खर्चे नहीं थे। रेवेन्यू का कोई जो प्राइम सोर्स था वो खत्म हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे में जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब तक भारत से कोई लेना देना नहीं था। सारा का सारा काम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माथे दिया हुआ था कि भैया जाइए, आप वहां से पैसा जनरेट करिए, बिजनेस करिए और सारा का सारा वापस हमारे देश लेके आइए। अब क्योंकि सूखा पड़ गया, रेवेन्यू नहीं आई, बैंकरप्सी हो गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा भैया हमें चाहिए लोन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लोन मांगने। अब जो उस टाइम के
प्रधानमंत्री होते हैं। इस रिक्वेस्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डाली थी एक लोन के लिए, उस रिक्वेस्ट के लिए वो एक कमेटी का गठन करते हैं, वो एक कमेटी अपॉइंट करते हैं। जो ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, उस कमेटी का रोल था उस पूरी सिचुएशन को सुपरवाइज करे और इसके रिगार्ड्स एक रिपोर्ट सबमिट करे। अब जब ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है तो वहां से जनरेशन होता है एक न्यू बॉडी का, एक न्यू रिफॉर्म का, जिसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी एस्टेब्लिश करी थी, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोन की रिक्वेस्ट पे, उस रिपोर्ट के जरिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छे से क्लियर है ये बात। अभी तक हमने बैकग्राउंड समझा। डायरेक्ट हम क्या करते थे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने की कोशिश करते थे, हमें याद नहीं रहती थी ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बनाए गए हैं हमारी टीम के द्वारा। 1765 अगर देखा जाए, 1765 के पहले पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल था पूरा का पूरा ट्रेडिंग से रिलेटेड था। सिर्फ ट्रेड करते थे, यहाँ पे आते थे, सस्ते में माल उठाते थे, वापस ले जाते थे और वहां बेचते थे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स हासिल कर लिए। ठीक है, हमने पहले देखा दीवानी और निजामत दो रोल्स थे, तो दीवानी के राइट्स लिए जाने होते थे उस टाइम पे। तो दीवानी कब हासिल की गई? 1765 में। दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्ट करने का और जस्टिस प्रदान करने का अधिकार। तो ये अधिकार लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 बाद। कौन सी प्रोविंसेस का दीवानी मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को? बिहार का, उड़ीसा और बंगाल का। ऐसे याद करिए, बॉब का दीवानी और सिविल जस्टिस राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में मिल गए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। 1773 से लेके 1858 तक जो पीरियड रहा उसको बोला जाता है कंपनी रूल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट हैंडल करती थी अपने अफेयर्स को इंडिया के अंदर। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डिस्कस करते हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ बैकग्राउंड पहले पढ़ेंगे। ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों था? इस एक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स अगर किसी एक्ट में हुए हैं तो वो थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट किया था। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी को कंट्रोल करा गया, उसके प्रोसेसेस को रेगुलेट करा गया, उसके इंटरनल अफेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना चाहा और उसको हैंडल करना चाहा। देखिए, जब भी हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें जो पहली बार हुई होती हैं वो चीजें हमारे लिए उस एक्ट के मद्देनजर और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी हो जाता। तो पहली बार यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले, इससे पहले गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करा। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, यहाँ से दो पहली बार चीजें जो हुई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और जो फंक्शंस थे और जो अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको रेगुलेट किया, उनको कंट्रोल किया। इसी के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई एक्ट ऑफ 1773 के तहत। दोस्तों, जैसे टाइमलाइन हमने बोला, टाइमलाइन काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। 1757 बताइए क्या था? 1757 याद आए कुछ? 1857 उससे 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी। 1764, 1757 के 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर। 1770 बंगाल में फमीन पड़ा। 1772 कैलकाटा को कैपिटल ऑफ बंगाल बनाया गया। इसी टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर भी बनाया गया था। 1773 में आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 में रोहिला वॉर। 1775 से लेकर 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। 1780 से 84 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। कंफ्यूज नहीं होना, पहले थी मराठा वॉर, दूसरी थी मैसूर वॉर। अच्छा, ये सारी वॉर्स को लेके एक हमारी अलग सीरीज आएगी, आप इसमें ज्यादा ध्यान ना दें, आप बस टाइमलाइन पे फोकस करें। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में रोहिला वॉर, 75 से 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1780 से 84 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये एक्ट क्यों जरूरी था, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पहली बार अगर डिस्कस हुए, बातें हुई उस चीजों की, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स जो अब तक अभी मनमानी करती चली आ रही थी इंडिया के अंदर, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करा, उसको कंट्रोल करा। अब चलिए रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिक फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, इससे पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन सब के जो
गवर्नर्स होते थे वो एक लेवल पे होते थे, कोई भी किसी को रिपोर्ट नहीं करता था, कोई किसी के अंडर नहीं होता था, तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट होता था एक दूसरे से। बट बंगाल का जो गवर्नर था उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसको पावर भी मुहैया कराई गई। इस गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। उस काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, ये रहा ईसी जैसे ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके 4 मेंबर। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सपोर्ट करती। एक चीज यहाँ पे हम समझेंगे, इस जब गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रमोट करा गया तो इसका टेन्योर था 5 साल। तो जो भी नया गवर्नर जनरल आएगा वो 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेगा। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई सपोर्ट करने के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे। तो दोस्तों जब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स पहले एक लेवल पे होते थे, आपस में इंडिपेंडेंट होते थे, बट गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो बचे हुए गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अब रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ हो गए और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स उनके नीचे यहाँ आ गए। तो एक तरीके से उनका डिमोशन हो गया। पहली बार देखा जाए 1774 में कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया, पहली बार हुआ ऐसा। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, बाकी गवर्नर्स जो अब तक इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करते थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको उसका सबऑर्डिनेट बनाया गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कैलकाटा के अंदर 1774 के। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे। तो टोटल जजेस थे 4, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस। इसके साथ ही जितने भी सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर जो पोस्टेड थे, उनको खास हिदायत दी गई कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे और कोई भी घूसखोरी नहीं करेंगे इंडिया के नेटिव्स के द्वारा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आई कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सोचा गया था इस एक्ट के तहत, वो यहाँ पे पूरा होता नजर आया। अब तक जो मनमानी कंपनी के सर्वेंट्स करते आ रहे थे उनके ऊपर लगाम कसी गई और उनको बताया गया, उनको खास हिदायत दी गई कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई भी ब्राइब या घूसखोरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे नेटिव्स के द्वारा। इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को हैंडल करते थे, उनको बोला गया कि आप रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, CRM, C से सिविल, R से रेवेन्यू, M से मिलिट्री। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को CRM पे। सी बोले तो सिविल, आर बोले तो रेवेन्यू और मिलिट्री। सिविल, रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर, उसके रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबमिट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिस का टर्म को बढ़ा के 1 से 4 साल कर दिया गया। पहले ऑफिस का टर्म कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सिर्फ 1 साल था, अब उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। 1/4 हर साल रिटायर होंगे और जो रिटायर होंगे उनका री इलेक्शन नहीं होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को हैंडल करते थे, उनको बोला गया कि भाई आप लोग रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिस का टर्म को 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया ताकि वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। 1 साल के लिए आते थे, अपनी मनमानी करते थे, चले जाते। 4 साल के लिए है, परमानेंट बॉडी एक तरीके से। 1/4 इस बॉडी के मेंबर्स रिटायर होंगे हर साल और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये 5 मेजर फीचर्स है रेगुलेटिंग एक्ट के। एक बार फिर से पूरा रिवाइज करें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी जो चल रही थी उसके ऊपर लगाम कसी, उसके अफेयर्स को कंट्रोल करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करा। एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने चाहिए थे पहले से, उनको इस एक्ट के तहत पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने माना। उसके बाद जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रोविंसेस आपस में बराबर स्टेटस पे थे। तीनों को गवर्नर्स हैंडल करते थे। सबसे चीफ पोजीशन गवर्नर्स की थी। कोई भी किसी को रिपोर्ट नहीं करता था, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं था। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट थे। बस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 मेंबर की, उसको असिस्ट करने के लिए। गवर्नर जनरल का टर्म 5 साल था। बाकी गवर्नर जो मद्रास और बॉम्बे थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिए गए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ कैलकाटा में 1774 में। 4 जज होते थे। पहला जो नंबर था वो चीफ जस्टिस का था, उसको असिस्ट करने के लिए 3 अदर जजेस थे। कंपनी के सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स को खास हिदायत दी गई कि भाई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, घूसखोरी और गिफ्ट नहीं लेंगे लोकल से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया रेवेन्यू,
सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो ऑफिस का टर्म था उसको बढ़ा के 1 से 4 साल कर दिया। 1/4 रिटायर होंगे हर साल और जो भी रिटायर हो जाएंगे उनका री इलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन जाते हैं कभी कभी। वेलफेयर ऑफ इंडियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न पॉइंट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के तहत ऐसा लग एंड ऑफ द आर्बिट्रेरी रूल ऑफ कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा अब तक अपनी मनमानी कर रही थी, आर्बिट्रेरी रूल था, कोई पूरी फुली खुली छूट थी, कोई कुछ भी कंट्रोल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ यूके ने उस पर शिकंजा कसा। तो ये 2 मेरिट्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। पहला था कि भाई इंडियंस का भला भी चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी मनमानी नहीं करने देगी। एक खास डीमेरिट भी नजर आई, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों क्योंकि खास है। इसके ऊपर एमसीक्यू आज तक बनानी, आने वाले टाइम में शायद बन सकता है, आप इसको जरूर समझिए। जैसे कि आपने देखा बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बनाया गया और उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। गवर्नर जनरल को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई तो गवर्नर जनरल कहने को तो गवर्नर जनरल था बट वो पावरलेस था। सारी की सारी पावर थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये फोन को भी अभी आना है, आप रुकिए थोड़ी देर। यहाँ पे हमने देखा काउंसिल को दी गई सुप्रीम पावर। अब जनरली बहुत बार ऐसा होता था गवर्नर जनरल को डिसीजन ले रहा है, काउंसिल उसमें अड़कने लगाते रहा है, तो एक डेडलॉक आ जाता था। यहाँ पे कोई ये नहीं समझ पाता था कि किसका डिसीजन फाइनल है, किसकी पावर सुप्रीम है। काउंसिल भी बोलती थी कि भाई हमारा ये डिसीजन है, गवर्नर जनरल बोलता था कि नहीं हमारा डिसीजन है। अक्सर एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती। उस डेडलॉक को दूर करा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। जो भी डाउट किसी भी तरीके का अगर रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करें, वीडियो देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो उसके बारे में कुछ कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज पसंद नहीं आती तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम तक सारी बातें पहुंचती हैं और वो कोशिश करती है इम्प्लीमेंट करे सारे के सारे फीडबैक को। तो चलिए, सिंपल क्लासेस की तरफ से बेहद शुभकामनाएं। तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए इस समय का एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।